हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, दैट इज वर्नर्स थ्योरी। ना वर्नर्स थ्योरी के ऊपर एंट्रेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट्स है इंपॉर्टेंट वाले पार्ट, आज हम लोग इस लेक्चर में पूरा कवर करेंगे ना। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो वर्नर्स थ्योरी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। वर्नर थ्योरी के डिस्कशन के बाद में मैंने एंड में कोई पीडीएफ नहीं दिया था, तो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 के एंड में जो आपको पीडीएफ मिलेगा वहां पे लिखा होगा 11 एंड 12, तो 11 एंड 12 के एंड में वो वाला सॉल्व करना है और लेक्चर नंबर 13 में स्टार्टिंग में वो आपको डिस्कस करूंगा ना। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें वर्नर्स थ्योरी की, तो उन्होंने इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोला जाता है। मेरे साथ रिवाइज करिए। दूसरा 1893 में इन्होंने ये थ्योरी दिया था। उन्होंने बेटा बहुत सारे COCl3 के और PTCl4 के कंपाउंड्स बनाए थे, एडिशन कंपाउंड अमोनिया के साथ, और उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए थे, जैसे कलर अलग था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा उन कंपाउंड्स के अंदर ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक स्टेटमेंट बोला कि हर एक जो एलिमेंट होता है वो दो टाइप की वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बोला था, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और द चार्ज ऑन द मेटल आयन। ठीक है, वो आयनाइजेबल हो भी सकती है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों साइड में भी आ सकती है अगर वो अनायनिक है तो। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड ओनली बाय अनायन, वेराज जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, एंड इट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज सेटिस्फाइड बाय इवन न्यूट्रल कंपाउंड्स और अनायंस आल्सो। ठीक है, हमने पढ़ा था इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन ज्योमेट्री डिसाइड करता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे ना। स्टूडेंट्स, जो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस थे COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, 4NH3, 3NH3, उन सबको डिस्टिंग्विश कैसे किया वर्नर ने, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे पास तीन मेथड्स थे। उन्होंने तीन मेथड्स हमको बताई थी, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अप्लाई किए थे, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा स्लो ही जाएंगे, एक एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्नर थ्योरी ये वाला पार्ट कंटिन्यू है। टू डिस्टिंग्विश, वन सेकेंड, ओके स्टूडेंट, सो कंटिन्यू करते हैं। टू डिस्टिंग्विश between the compounds, between the which compounds, prepared coordination compounds, ठीक है, जो compounds उनसे प्रिपेयर किए थे, ठीक है ना, ऐसे कोई भी रैंडम नहीं, जो compounds प्रिपेयर किए थे, to distinguish between the coordination compounds, he used either of the three methods, either of the three मेथड्स। तीन मेथड्स थे। सबसे पहले जो था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड, सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रेसिपिटेशन था, और तीसरा जो था बेटा क्रायोस्कोपिक टेक्निक, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से बेटा क्या इसका इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई भी आयनिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आयनाइज हो सकता है उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। सो फर्स्ट पॉइंट बोलूंगा, मोर इज द नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, more is the number of ions, more is the electrical conductivity। तो ऐसे आयंस, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सर कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेता हूँ ये वाला K3FeCN6, बराबर है, एंड इसके साथ लेता हूँ K4FeCN6। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जब K3FeCN6 को पानी में डिसॉल्व किया गया, ठीक है ना, अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो ये मुझे कितने आयंस देगा, 3 तो K प्लस के आयंस देगा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा FeCN6 3 माइनस, बराबर है। तो ये टोटल कितने आयंस हुए, 3 आयन, और ये वाला एक पूरा बॉक्स, ये पूरा एक आयन है बेटा। सो टोटल दिस विल गिव यू
कितना आयंस, 3 + 1 4 आयंस, ये 4 आयंस देगा। जबकि अगर मैं इस कंपाउंड को पानी में डालूं K4FeCN6 वाले को, तो K4FeCN6 मुझे कितने आयंस देगा बच्चों, 4 तो K+ बनेंगे प्लस FeCN6, यहाँ पे क्या बनेगा 4-, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे बेटा टोटल हमारे पास कितने आयंस मिलेंगे, 5 आयंस मिलेंगे। कैसे, 4 तो K+ और एक ये कंप्लीट बॉक्स, तो टोटल कितने आयंस आएंगे, 5 आयंस। तो अभी सिंपल सवाल है, किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा बच्चों, more is the number of ions, more is the number of ions, more is the electrical conductivity. So electrical conductivity ज्यादा किसकी होगी, K4FeCN6 की, और इसकी electrical conductivity कम हो जाएगी। So therefore electrical conductivity of K4FeCN6 is more than किससे, K3FeCN6। तो ये दोनों कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बराबर है। अगर हमको बोल दिया है कि मेरे पास 2 बीकर है, एक में K3FeCN6 है और दूसरे में K4FeCN6 है, पर किसमें क्या है मुझे नहीं पता। पहले क्वेश्चन समझो, 2 बीकर है, इतना श्योर है कि एक में K3FeCN6 है, दूसरे में K4FeCN6 है, बट दोनों के ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ है, लेबल नहीं लगा है कि किसमें K3FeCN6 है, ठीक है, और किसमें K4FeCN6 है। तो कैसे पता करोगे, तो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से पता कर सकते हो। जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें आयन ज्यादा है, और आयन ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, तो इसका मतलब ये K4FeCN6 हो जाएगा, और जिसका कंडक्टिविटी कम आ रहा है वो क्या हो जाएगा, K3FeCN6। तो ठीक है, दो कंपाउंड्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जा सकता है। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर नंबर ऑफ आयन सेम हो गया तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। सो सेकेंड पॉइंट, इफ द नंबर ऑफ आयंस is same, if the number of ions is same, then simple बेटा, अगर number of ions क्या है, same है, then the one which contains more charge on the ion contains more charge, जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा ज्यादा, more charge will have more conductivity, तो ये भी एक पॉइंट है बेटा। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए और इसको समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। जैसे मेरे पास अगर ये वाला ले लेता हूँ, कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स Br SO4, ठीक है ना, Br SO4 एंड, ठीक है, इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के साथ मुझे क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड है कि ये कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये तो देखो डिक्टो सेम ही कंपाउंड है, बट अगर स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, CONH3 5 टाइम्स Br SO4, ये कंपाउंड जब पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है, तो ये कंपाउंड आपको क्या देगा, CONH3 5 टाइम्स Br 2 प्लस SO4 -2 देगा, ठीक है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, ये पूरा एक आयन और ये एक पूरा आयन, सो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस इज 2 आयंस, 2 आयंस आएंगे, बराबर है। अगर मैं इसकी बात करूं, कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स SO4 Br, इसको जब आप पानी में डालोगे तो क्या करेगा, ये भी ब्रेक होगा, CONH3 5 टाइम्स SO4, यहाँ पे +1 और यहाँ पे Br -1। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसने भी आपको कितने आयंस दिए, 2 आयंस। कैसे सर, ये पूरा एक बॉक्स एक आयन और ये पूरा एक दूसरा आयन। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है किसका कम है। तो एकदम सिंपल है, इफ द नंबर ऑफ आयंस इज सेम, 2 आयंस, if the number of ions is same, then the one which contains more charge, the more charge किसके ऊपर है, +2 और इधर +1 का चार्ज है, -2 एंड यहाँ पे
-1 का चार्ज है। द वन विच कंटेन्स मोर चार्ज विल हैव मोर कंडक्टिविटी। तो ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा एज कंपेयर टू इसकी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम क्या दे दूं बी, तो बेटा ए और बी में से ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, ए की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सो ए इज मोर कंडक्टिव इन नेचर देन बी। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास एक बीकर में ये वाला कंपाउंड है और एक बीकर में ये वाला कंपाउंड है, मैंने बीकर एक्सचेंज कर दिया, दोनों का कलर भी सेम है, और मैंने आपको पूछ लिया कि बताओ किसमें कौन सा कंपाउंड है। ठीक है ना, आपको बेटा मॉलिक्यूलर मास से चेक करोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो आगे जब हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, इसी चैप्टर में आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसको आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं दोनों। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों के जो आयंस बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं, इस वजह से इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल वहां पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अगर नंबर ऑफ आयंस भी सेम आ जाए तो क्या करोगे, फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, चार्ज ही देखना पड़ेगा। सर अगर नंबर ऑफ आयंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फिर क्या करें, ऐसे केस में फिर आपको मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, क्या बोला सुना, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, बिकॉज वो स्पीड से मूव कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका वर्नर थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही used either of the three methods. The first method is what, electrical conductivity method. तो electrical conductivity method पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। अगर नंबर ऑफ आयंस पहले सेम है, ठीक है ना, नंबर ऑफ आयंस अगर डिफरेंट है देन गो फॉर नंबर ऑफ आयंस ओनली। ठीक है ना, अगर जिसके पास ज्यादा आयंस है वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ आयंस सेम है देन ओनली सी द चार्ज। ठीक है ना, तो चार्ज का कंसेप्ट कब अप्लाई करना है, जब नंबर ऑफ आयंस क्या हो बेटा, सेम हो, उसके पहले अप्लाई करना नहीं है। अभी इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं राम सर, आपको 4 कंपाउंड दिए होंगे, ऐसा 1 2 3 4 कंपाउंड दिए होंगे और आपको पूछेंगे कि बताओ ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है। तो चारों में से बेटा डेफिनेटली जिसमें सबसे ज्यादा आयंस होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और अगर समझो आयंस भी सेम हो जाए तो यू हैव टू गो फॉर द चार्ज। ठीक है, इसका फोटो लो, फिर मैं सेकंड मेथड सिखाता हूं, प्रेसिपिटेशन मेथड, और उसके ऊपर बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्लास में सॉल्व करेंगे। फोटो ले लो। Okay students, so after electrical conductivity method, second method is very important, precipitation method. Now precipitation method का मतलब क्या होता है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप ले रहे हो उसका एक मोल लेके उसको किसी एक सुटेबल रिएजेंट के साथ, जैसे AgNO3 है, BaSO4 है, इनके साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो उससे कितना पीपीटी मिल रहा है, कितना मोल्स ऑफ पीपीटी मिल रहा है, उससे बेटा हम लोग कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दैट इज द अमाउंट or moles of precipitate formed by treating the complex with suitable reagent। reagent के साथ उसको ट्रीट करने से आपको कितना अमाउंट या कितना पीपीटी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है, उससे बेटा हम लोग कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, और इसी वजह से इसको प्रेसिपिटेशन मेथड बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे ये वाला देखना, इफ यू टेक 1 मोल ऑफ FeCl3.6H2O, ठीक है ना, अगर मैं 1 मोल ऑफ FeCl3.6H2O लेता हूं ऑन ट्रीटिंग विथ एक्सेस ऑफ AgNO3, excess of what students, AgNO3 gives 3 moles of AgCl। कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट मिला है, 3 मोल AgCl का पीपीटी मिला है बच्चों, 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास में FeCl3.6H2O था, इसके अंदर मैंने एक्सेस में क्या डाला, एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला। जैसे ही मैंने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला उसमें बेटा मुझे 3 मोल्स ऑफ क्या मिला, AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। अगर मुझे 3 मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट मिला, इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो तीनों के तीनों क्लोरीन है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता तो क्या वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता, नहीं। तो इससे एक गारंटी मिल गया कि तीनों के तीनों क्लोरीन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो
इस कंपाउंड का फाइनल फिर स्ट्रक्चर क्या डिसाइड कर सकते हैं, Fe। तो फिर 6 के 6 H2O जो होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? 1 सेकेंड, ओके सॉरी। ठीक है, तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि तीनों के तीनों क्लोरीन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, और Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है, 6 है। तो अगर मैं आपको इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी पूछूं तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो जाएगी, और सेकेंडरी वैलेंसी की कितनी है बेटा, 6 है। पता है ना, प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग, अगर मेरे को क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि मेरे पास में 1 मोल ऑफ FeCl3 है .6H2O, ठीक है, सेम क्वेश्चन, इफ इट इज ट्रीटेड विद, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ उसको ट्रीट किया, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है। तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लोरीन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeH2O कितनी बार, बराबर है, 1 क्लोरीन अंदर रखना है अपने को, और बाहर सिर्फ 2 ही क्लोरीन रखना है बेटा। बहुत ही स्मार्टली काम करना पड़ेगा। बाहर 2 क्लोरीन रखेंगे और 1 क्लोरीन किधर रखेंगे, अंदर रखना है। अगर 1 क्लोरीन अंदर रखना ही है तो मुझे बता बेटा वाटर कितने होने चाहिए, 6 नहीं लिख सकते, अभी आप 5 ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली, मैंने क्या बोला था, नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 6 तक जा सकते हो, 8 तक जाओ ही मत। मैंने जो 2 या 1 एग्जांपल दिया वही याद रखना है, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक कभी मत लेके जाना। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हाईली क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज फिर उनके आजू बाजू में बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी। तो आपको याद रखना, 5 अगर वाटर किधर है 5 वाटर अंदर है, 1 वाटर बच गया, तो फिर इधर .H2O, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड वाटर। ठीक है ना, ये हाइड्रेटेड बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी कितना है बेटा, 6 ही होगा। ठीक है, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो, एक क्वेश्चन है जो जेई का ही है, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन है FeCl3.6H2O on treatment with concentrated H2SO4 A gives no water loss or no weight loss, कोई वेट लॉस नहीं मिला। दूसरा gives weight loss, ठीक है ना। predict the structures अपने को प्रिडिक्ट करना है बेटा। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है सबको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है पी ब्लॉक में सिखाया था। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज द वन व्हिच एब्जॉर्ब्स वाटर। तो इस कंपाउंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करवाया तो ये वाटर लॉस नहीं दे रहा है, मतलब नो वेट लॉस मतलब वाटर लॉस नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट वाले में वी ऑब्जर्व नो वेट लॉस, और अगर फर्स्ट वाले में वेट लॉस नहीं हो रहा है इसका मतलब सारे के सारे वाटर किधर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बैठे, ऐसे वाले फॉर्म में नहीं है। अगर ऐसे वाले फॉर्म में होता तो ये वाटर निकाल लेता, कौन, H2SO4। अगर वो वाटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो वो वाटर नहीं निकलेगा, ठीक है। सो नो वेट लॉस आया, इसका मतलब सारे के सारे 6 के 6 वाटर अंदर है और 3 क्लोरीन बेटा किधर है, बाहर है, ठीक है ना। तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर है। दूसरे की अगर बात करें, ठीक है ना, गिव्स वेट लॉस। तो गिव्स वेट लॉस में तो बेटा बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। गिव्स वेट लॉस में पॉसिबिलिटीज क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 वाटर हो सकता है, 2 वाटर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स। सो सेकेंड वाले में क्या लिखूंगा, गिव्स वेट लॉस। और अगर वो वेट लॉस दे रहा है,
ठीक है, तो इसका मतलब पक्का वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी होंगे। तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर डालता हूँ, ठीक है ना, Cl2 डॉट एक H2O, ठीक है ना, तो फिर और भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसमें एक क्लोरीन और अंदर ले लो, एक वाटर बाहर डाल दो, 2.2H2 ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन मेथड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक और कंपाउंड लेते हैं। अभी आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। COCl3 डॉट 4NH3, ठीक है, डॉट 4NH3 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ इसको ट्रीट किया तो इट गिव्स यू ओनली 1 AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी आया, सिर्फ एक ही मोल AgCl का प्रेसिपिटेट आया, और बोला है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन बोल रहा है प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करो। तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक ही AgCl बन रहा है बेटा, ठीक है, तो एक ही AgCl बन रहा है मतलब पक्का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक ही क्लोरीन है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक ही क्लोरीन है तो बाकी सब क्लोरीन किधर होंगे? अंदर। तो COCl2 हो जाएगा, और NH3 कितनी बार है बेटा? 4 बार है, ठीक है ना, NH3 बेटा 4 बार है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? NH3 कितनी बार? 4 टाइम्स। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। अभी ये जो सम्स करवाए मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन थे, टाइप 2 के क्वेश्चन में थोड़े न्यूमेरिकल्स टाइप हो जाएंगे, तो वो नेक्स्ट बोर्ड पे करता हूं। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके ऊपर टाइप 2 के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। टाइप 2 के क्वेश्चंस में नंबर 1, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ट्राई करिएगा जरा तब तक। द कंपाउंड PtCl4 dot 2HCl gives no precipitate with excess of AgNO3, excess of AgNO3 के साथ it gives no precipitate, right? excess of AgNO3 solution। क्वेश्चन में पूछा है the primary and secondary valencies of the metal the primary and the secondary valencies of the metal in the compound are respectively, ठीक है। ऑप्शन दिए बट मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि ये कंपाउंड को जब हम लोग AgNO3 के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो ये कंपाउंड हमको पीपीटी का कोई नामो निशान नहीं दे रहे हैं, जबकि इसके अंदर भर भर के टोटल कितने बेटा? 6 क्लोराइड आए थे। 6 कैसे सर? 4 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, इसका मतलब 6 के 6 क्लोरीन बेटा किसमें है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो प्लैटिनम कितने हो जाएंगे? 6 अंदर, बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे लिगैंड तो हो नहीं सकता क्योंकि H प्लस है ना, तो लिगैंड तो हो नहीं सकता, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के क्या होगा? बाहर ही होगा। और मैंने पहले भी बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली आप लोग 6 से आगे मत लेके जाना। तो मुझे एक बात बताओ, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड है तो आप बताओ व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर, और प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +6 है, +4 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी 6, 4 हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो ये हो गया आपका सिंपल सा सुपर सा आंसर बेटा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी लेवल इसमें नहीं थी। बट अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं ऑफलाइन में, सर ये 2H आपने अंदर क्यों नहीं लगा? ऐसा भी तो हो सकता था, स्क्वायर ब्रैकेट H2PtCl6। नॉट पॉसिबल बिकॉज हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे? तो लिगैंड कैसे हुआ? ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो पाई डोनर पाई एसिड एक्सेप्टर ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। इस वजह से बेटा ये काम का नहीं है। एक और क्वेश्चन, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है,
2.33, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोल कंसेप्ट में भी सॉल्व करवाता हूँ मैं। 2.33 ग्राम्स ऑफ अ कंपाउंड एक्स, जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कोबाल्ट H12N4Cl3, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास है 233, दिया हुआ है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास 233 अपॉन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट करने से इट प्रोड्यूसेस, देखो बेटा टाइप 1 के क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखेगा 1 मोल बना, 2 मोल बना, यहाँ पे बेटा ग्राम्स में दे दिया। तो मैंने आपको डेफिनेशन जब दिखाया था तब मैंने क्या बोला था, अमाउंट और मोल्स, ठीक है ना, अमाउंट और मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, ठीक है ना, 1.435 ग्राम्स ऑफ व्हाट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और सबको इतना तो क्लियर होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन होगा, AgCl, क्योंकि AgNO3 डाला है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज, द 1 डिग्री एंड 2 डिग्री वैलेंसीज, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट आर। तो अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पता करनी है तो डेफिनेटली बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला पता करने का तरीका क्या है बेटा, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपके पास जो कंपाउंड एक्स है वो कितना है, 2.33 ग्राम है, जिसका मोलार मास कितना है, 233 ग्राम है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, गिवन मास 2.33 अपॉन मोलार मास, ये आएगा 1/100, तो 1/100 आएगा मतलब 0.01 मोल। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, 0.01 मोल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। सो देयरफॉर सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं, वी हैव 0.01 मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, 0.01 मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स एक्स के मेरे पास कितने मोल्स है बच्चों, 0.01 मोल्स है। तो अगर मेरे पास 0.01 मोल है, ठीक है, उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया AgNO3 के साथ। सो सेकंड पॉइंट, AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट कराने से मेरे को 1.435 ग्राम्स ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है, AgCl का ही है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका बच्चों, AgCl। तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर जो यूज किया गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 1.435, और AgCl का मोलर मास, सिल्वर का 108 होता है, मोल कंसेप्ट में याद हो जाना चाहिए सबको, सिल्वर का 108 और क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया 108 प्लस 35.5 इज 143.5, ठीक है ना। ये भी डिवाइड करो, कितना आ रहा है 0.01 मोल, राइट। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, वी गेट 0.01 मोल ऑफ क्या, AgCl। अभी सिंपल सा दिमाग लगाओ 0.01 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स गिव्स 0.01 मोल ऑफ AgCl, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, 0.01 मोल नहीं लिख के दे दो, तो चलो थर्ड पॉइंट, 0.01 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स X गिव्स 0.01 मोल ऑफ किसका, AgCl, और वी कैन से AgCl की जगह पे Cl माइनस, 0.01 मोल ऑफ Cl माइनस, क्यों, क्योंकि AgCl में एक Cl है और एक Ag है, तो हमको Cl से मतलब है। सो कैन वी से दैट 1 मोल ऑफ कंपाउंड X विल गिव यू X मोल्स ऑफ डैश Cl माइनस, और X का आंसर कितना आएगा, X इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ क्या, Cl माइनस। इसका मतलब ये जो Cl माइनस है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है या अंदर है, ऑब्वियसली बाहर है। तो स्टूडेंट देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स में एक क्लोरीन क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, एक क्लोरीन बाहर होना चाहिए। टोटल क्लोरीन कितने थे, 3 थे, और ये एक्चुअल में देखने जाता है ये अमोनिया ही है बेटा। कैसे, NH3 4 टाइम्स करो, NH3 4 टाइम्स करोगे तो अमोनिया ही होगा। सो कोबाल्ट NH3 4 टाइम्स करोगे, और टोटल 3 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन बाहर गया तो 2 क्लोरीन अंदर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी आ गया।
उन्होंने क्या पूछा है, द 1 डिग्री एंड 2 डिग्री वैलेंसीज ऑफ दिस कोबाल्ट आर। सो प्राइमरी वैलेंसी सिंपल है, कुछ नहीं होता है प्राइमरी वैलेंसी। अभी जिनको कुछ कंसेप्ट नहीं पता वो तो बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी एक, नहीं गलत है। प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर विच इज 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज 6। तो ये हो गया आपका प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखना है तो देख लो। अगर यहाँ पे वी हैव 0.02 मोल्स, ठीक है ना, या फिर 0.01 आता, समझो इधर 0.01 आता है, 0.02 आता है, मतलब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो एक से अगर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर होते हैं। अगर समझो ये का ये क्वेश्चन ऐसा होता, इसका 0.01 आता और इसका 0.03 आता, तो इसका मतलब एक मोल से 3 मोल्स क्लोराइड आ रहे हैं, तो एक मोल से 3 क्लोराइड बाहर आ रहा है, मतलब तीनों के तीनों क्लोरीन क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन इस टाइप का करता हूँ, आपको जो डीपीपी वर्कशीट दूंगा उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml of on treatment of 100 ml of 0.1 molar solution, 0.1 molar solution of COCl3 dot 6H2O dot 6H2O, ठीक है ना, with the excess of AgNO3, with excess of AgNO3 solution, ठीक है ना, with excess of AgNO3 solution 1.2 into 10 की power 22, 1.2 into 10 की power 22 ions are precipitated. Obviously precipitation किसका हो रहा है, AgCl का. The structure is of complex is, complex का structure क्या होगा, ठीक है. This is JEE Mains 2017 का question है, ठीक है. JEE Mains 2017 का question है. रेडी, चलो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा आपका सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगा. प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसका मास दिया था, ठीक है ना, तो डायरेक्टली आपने उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया. अभी यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो क्या करें सर, आपको पता होना चाहिए मोलारिटी कैपिटल एम, ठीक है ना. सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स. इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, करेक्ट. तो अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स इससे कैसे निकालूंगा बताओ. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. व्हाट इज द मोलारिटी, 0.1 इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, 100 अपॉन 1000. 100 अपॉन 1000 क्या होता है बेटा, 1/10 ही होगा. 1/10 इज 10⁻⁻1 और ये भी 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻2 क्या है बेटा, मोल्स, ठीक है ना. तो आपके पास में कॉम्प्लेक्स के कितने मोल्स है, 10⁻⁻2 मोल्स है. सो देयरफॉर वी हैव, कांसेप्ट सेम ही बेटा, घुमा फिरा के बात उधर ही आने वाली है, 10⁻⁻2 मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना. अभी ये देखना है कि कितना मोल्स हमको क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है. अगर 10⁻⁻2 है और अगर वो 3 into 10⁻⁻2 हो जाए तो 3 टाइम्स हुआ, मतलब तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर. 2 into 10⁻⁻2 हो जाएगा तो दोनों क्लोरीन बाहर, एक उतना ही होगा तो उतना ही क्लोरीन बाहर. Second point number 2, on reaction with excess of AgNO3 gives 1.2 into 10⁻⁻22 ions of precipitate. Precipitate मतलब Cl माइनस ही होगा बेटा, क्योंकि इसमें क्लोरीन ही है. तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस या फिर AgCl, दोनों सेम ही होगा क्योंकि AgCl में एक ही क्लोराइड आयन होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बट यहाँ पे आयंस दिया है तो गिवन नंबर ऑफ आयंस अपॉन Na. Na इज नथिंग बट एवोगाड्रोस नंबर. सो इट इज गोइंग टू बी 1.2 into 10 की पावर 22 डिवाइड बाय 6 into 10 की पावर 23, ठीक है ना. अभी बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर 6.023 या 022 क्यों नहीं लिखा, तो आपके चरणों में मेरा वंदन है बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बेटा आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे 1.26 का डबल है, तो वहाँ पे 6.022 लिख के बेटा आप अपना समय खोटी मत करो, ठीक है. और एंट्रेंस में तो मोल कंसेप्ट में आपको पता ही होगा, अगर आपको मोल कंसेप्ट मैंने सिखाया आपके बैच में, तो मैंने वहां पे 6.022 या 023 कभी जिंदगी में नहीं लिया होगा, ठीक है.
तो आपको भी याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए एंट्रेंस के लिए हम लोग 6 इंटू 10⁻23 लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 जा ये 2 जा, तो 0.2 इंटू ये कितना है 1/10, करेक्ट है ना। ऊपर गया तो 10⁻⁻1, सो 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी डेसिमल मैंने शिफ्ट किया। तो इतने मोल्स बन रहे हैं। तो बेटा मैं तो आपको पहले ही बोल चुका था, अगर 10⁻2 मोल्स 3 इंटू 10⁻2 मोल्स होता तो तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर आता। 3 टाइम्स हुआ ना तो 3 क्लोरीन, 2 टाइम्स हुआ तो 2 क्लोरीन। तो इससे बेटा एक बात क्लियरली पता चल गया, देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वुड बी, कितने क्लोरीन बाहर होने चाहिए, 2 क्लोरीन बाहर होने चाहिए, और 2 क्लोरीन के साथ साथ अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होना चाहिए बेटा। तो कोबाल्ट के साथ कितने क्लोरीन बाहर है बेटा, कितने क्लोरीन बाहर है, एक ही क्लोरीन बाहर है, ठीक है। दो क्लोरीन बाहर है, तो बचा कितना, एक क्लोरीन बचा। तो Cl डॉट यहाँ पे H2O कितनी बार हो सकता है सर, 5 ही बार हो सकता है। 5 बार क्यों, 5 बार, 5 और 1 6 हो गया। 6 होते बेटा फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आगे लेके जाना नहीं है, ठीक है। और फिर एक H2O बच गया, तो डॉट क्या आ जाएगा, H2O। दिस इज जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन, बहुत इजी था अगर आपने मेरे कंसेप्ट से सॉल्व किया है तो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड मेथड की तरफ बढ़ेंगे, क्रायोस्कोपिक टेक्निक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 is added, an excess of AgNO3 is added, ठीक है, 200 ml of 0.01 मोलार, वहां पे 0.1 नहीं था, वहां पे 0.1 मोलार था, यहाँ पे 0.01 मोलार। क्या है क्वेश्चन, यस, सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरिडो टेट्रा एक्वा क्रोमियम रोमन नंबर 3 क्लोराइड, क्रोमियम रोमन नंबर 3 क्लोराइड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, number of moles of AgCl precipitated would be the number of moles of AgCl precipitated would be, ठीक है। ऑप्शन दिए बट मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। चलो आप अगर चाहो तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसी टेक्निक से सॉल्व करो, सब इसी टेक्निक से होने वाला है, घुमा फिरा के बेटा थोड़ा बहुत सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव। ये जेई वाले क्या करते हैं बेटा, एक दो चैप्टर्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग ट्राई करें। और ये सेम टाइप के क्वेश्चन आप कहाँ पे भी करते हो, मूल कंसेप्ट में, ठीक है। तो वहां पे आपका कौन सा चैप्टर का भी कंसेप्ट आना चाहिए आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो चलो रीड करो, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। फॉर्मूला यही लगेगा, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर और डीएम क्यूब, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बताओ, इट इज मोलारिटी। नाउ व्हाट इज द मोलारिटी हियर, इट इज 10 की पावर -2 इनटू, ठीक है ना, मोलारिटी इनटू ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 होते हैं आप लोग क्या लिखोगे, 10⁻³ मोल्स। सो मेरे पास कितने हैं, वी हैव, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सॉलिड स्टेट है, मोल कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनामिक्स आएगा आगे, तो ऐसे चैप्टर्स बहुत इजी हो जाते हैं अगर आपने कंसेप्ट्स क्लियर है। तो मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 10⁻³ क्या, मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अभी कितना क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होगा, उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, डाइक्लोरिडो मतलब क्लोरीन कितना होना चाहिए, 2, डाइक्लोरिडो टेट्रा एक्वा मतलब 4 बार वाटर और क्रोमियम दिया है, तो इस कंपाउंड के ऊपर क्या आएगा, +X आएगा। क्लोराइड नाम से फॉर्मूला निकालना आता है ना, क्लोराइड मतलब Cl क्या हो गया -1, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले ये +X का वैल्यू निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे, क्रोमियम बेटा रोमन नंबर 3 दिया हुआ है, सो
3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये भी 1 है और ये -1 है, दोनों न्यूट्रलाइज होगा। देयरफॉर द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? क्रोमियम H2O कितनी बार? 4 बार, Cl2 और यहाँ पे Cl एक ही आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका एक मोल लूं, सुनो ध्यान से, 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स will give you how many moles of AgCl? सर एक ही मोल ऑफ AgCl मिलेगा। सो 1 मोल ऑफ AgCl, 1 मोल ऑफ क्या मिलेगा? AgCl मिलेगा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 10⁻³ मोल्स है। सो देयरफॉर 10⁻³ मोल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल गिव यू x। एक से एक मिल रहा है तो 10⁻³ से 10⁻³ मोल्स मिलेगा। सो x विल बी इक्वल टू 0.001 मोल्स ऑफ क्या? AgCl। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड वुड बी 0.001, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड मेथड, दैट इज प्रेसिपिटेशन मेथड। मैं चाहता तो बेटा आपको फर्स्ट बोर्ड के ऊपर ही समझा सकते, खत्म कर सकता था, बट ये टाइप के क्वेश्चंस एंट्रेंस में बहुत बार आते हुए, ठीक है, बहुत बार आते हैं, इस वजह से मैंने आपको कम से कम 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व कराए और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको डीपीपी में भी मिल जाएंगे, वर्कशीट में भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन भी बता दिया। वर्नर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसके अंदर बेटा मोल कंसेप्ट का तड़का लगा दिया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। डिफिकल्ट इन द सेंस कुछ नहीं, अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है, अगर आपको मोल कंसेप्ट के कंसेप्ट्स क्लियर है तो डेफिनेटली और इजी लगेगा, ठीक है। तो अभी हमारा एक ही मेथड बचता है, क्रायोस्कोपिक मेथड, जो आप लोगों ने पढ़ा है किसमें? सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, बट मैं फिर भी यहाँ पे आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the third and the last method in Werner's theory is cryoscopic method. Now cryoscopic basically आपने बेटा solution and qualitative चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर आपका हो गया तो ठीक है, वरना हम लोग जब solution and qualitative प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अगर नहीं समझ रहा है इतना अच्छे से तो इसको दिमाग में रखो, या फिर आप नोट साइड में लिख लेना कि स्टडी आफ्टर और रिवाइज आफ्टर सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्रायोस्कोपिक टेक्निक में और क्रायोस्कोपिक मेथड में आपने पढ़ा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M, I इंटू KF इंटू F। अगर आपका सोल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब वो कवर करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। फिलहाल तो अगर आपका नहीं हुआ है तब तो नोट साइड में लिख लेना, अगर हो गया तो बेटा आपको डेफिनेटली समझ में आता ही होगा। दिस इज नोन एज depression in freezing point, depression in freezing point, I is nothing but Ventov factor, Ventov factor, KF is a constant, cryoscopic constant बोलते हैं हम लोग, and M stands for molality, ठीक है ना, मोलालिटी। सर इससे कैसे डिसाइड होगा कि कौन कौन सा कंपाउंड क्या क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपका मेन जो रोल प्ले करता है वेंटॉफ फैक्टर। व्हाट इज दिस वेंटॉफ फैक्टर? दिस बेसिकली गिव्स द इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन। सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव में तो बेटा पूरा एक लेक्चर होता है आई के ऊपर, अभी मैं खाली आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ आयंस, the number of ions in the compound assuming alpha equals to 1, assuming alpha is equals to 1। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैं 1 मान लूं तो वो कितने आयंस देगा बेटा, उसके ऊपर डिपेंड होता है I। तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर क्या है, M मोलालिटी सेम है, KF तो कांस्टेंट है, अगर I का वैल्यू अलग अलग आ गया तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं आपको और भी क्लियर करूं तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में और एग्जांपल ही है कि उन्होंने बोला है कि COCl3.6NH3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3,
एक्सेस ऑफ AgNO3, अगर मैं इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कर दूं, इट गिव्स मी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इज 3। ठीक है, उन्होंने बोला है दिस इज योर कंपाउंड A, कंपाउंड B COCl3.5NH3 का जब ट्रीटमेंट किया जाता है एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, it gives 2 moles of AgCl, third option COCl3.4NH3, when it is treated with excess of AgCl it gives 1 mole of AgCl, and last में दिया है COCl3.3NH3, when it is treated with excess of AgCl it gives no moles of AgCl। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी अगर सबकी बात करें तो सबका आई का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा, एंड अगर आई का वैल्यू डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली बेटा डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। तो उससे आपको स्ट्रक्चर डिसाइड करने में हेल्प हो जाएगा। कैसे, अगर मैं बात करूं ए के बारे में, ठीक है ना, सबसे पहला ए कंपाउंड, ए की बात करें अगर, तो ए जो है कितने मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है, 3 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है। अगर वो 3 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है तो CONH3 कितनी बार, 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, CONH3 6 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा Cl3, क्या आएगा Cl3। तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ आयंस, इसी को बेटा हम लोग आई मान लेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो नंबर ऑफ आयंस, बिकॉज ये पूरा डिसोशिएट हो रहा है, ये वाला पार्ट पूरा क्या हो रहा है, डिसोशिएट। तो नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, 4 आएंगे। नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे बेटा, 4। उसके बाद में अगर मैं बी की बात करूं, बी की, तो बी के अंदर केस में, बी के केस में बताओ क्या होगा, बी के केस में कोबाल्ट तो अंदर ही रहेगा, सिर्फ 2 मोल्स दे रहा है क्लोरीन का। तो अगर 2 मोल्स क्लोरीन का दे रहा है तो NH3 कितनी बार, 5 टाइम्स, 3 क्लोरीन है, 2 मोल्स दे रहा है तो 1 क्लोरीन अंदर होगा, 2 क्लोरीन बाहर होगा, तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस विल बी 3। सो इन दिस केस द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस विल बी 3। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, ठीक है, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे आज, सबको इतने फोन आ रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, मैडम का फोन नहीं था, फ्रेंड का ही फोन था। चलो ए बी है, ठीक है, ये 2 कंपाउंड्स है, इनके नंबर ऑफ आयंस हमने डिसाइड कर लिए। अगर मैं सी की बात करूं, ठीक है, तो सी में बेटा आपको एक ही क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। तो इसके अंदर मतलब यहाँ पे कितने होंगे, एक ही Cl मिल रहा है ना, तो 1 क्लोरीन क्या होगा, 4 अमोनिया है, चारों अमोनिया अंदर, 2 क्लोरीन अंदर हो गए और 1 क्लोरीन बाहर होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। सिंपल था। और लास्ट में अगर डी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं मिल रहा है, मतलब AgCl नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सबके सब क्लोरीन अंदर ही होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस में बेटा 1 ही मानेंगे। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ आयंस तो दे ही नहीं रहे तो फिर 1 कैसे आया, क्योंकि वो खुद तो है ना, ये खुद भी तो एक क्या है बेटा, पार्ट है ना, तो इसको तो एटलीस्ट 1 मान के ही चलेंगे। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या है, I-1 अपॉन n-1, ठीक है ना। अगर इन सब में अल्फा का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। जनरली आपको पता होगा सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि I और अल्फा सेम नहीं होते, बट अल्फा का वैल्यू अगर 1 हो गया तो अल्फा का वैल्यू 1 होते ही क्या हो जाएगा, I-1 इज इक्वल टू n-1, -1 कैंसल, तो आपका जो n' होगा वही क्या हो जाएगा I, और n' इज नथिंग बट नंबर ऑफ, क्या होता है बच्चों, आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस को ही बेटा मैं कब I बोल सकता हूँ, जब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। नाउ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है इसके अंदर 4 आयंस है, तो I की जगह पे 4, KF और M सबके लिए सेम है, समझो सबका 1-1 मोल लेता हूँ, वॉल्यूम भी सेम है, समझो KF और M सबके लिए सेम है, I का वैल्यू सबके लिए क्या है, अलग अलग है। तो अगर I का वैल्यू सबके लिए अलग अलग, तो डेल्टा TF का वैल्यू भी सबके लिए क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो अलग अलग आएगा, इसका मतलब क्रायोस्कोपिक मेथड से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितने क्लोरीन अंदर है, कितने क्लोरीन बाहर है, इस टाइप से भी डिसाइड किया जा सकता है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ वो है स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है,
6 है, 6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये देखो इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं बच्चों। ऑक्टाहेड्रल मतलब स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ये जोड़ दो तो ये पिरामिड बन गया। नीचे भी है बेटा सेम, नीचे भी है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। अभी ये देखने में लगता है जनरली जब बच्चों को बोलता है ऑक्टाहेड्रल, और जब टीचर ऐसा बनाते हैं ऐसा, तब बच्चों को लगता है ये पोजीशन अलग है, ये अलग है, बराबर है। बट जब आप इसको 3D में देखते हो ध्यान से, किसी भी तरीके से देखो, जैसे एक जैसे ही दिखेगा वो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी ये 4 जन को मैंने होल्ड करके रखा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे एक है, बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तभी भी वो 4 एक जैसे ही दिख रहे हैं। देख लो ये कंपाउंड, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा एकदम सिमेट्रिकल है, किसी भी तरीके से देखोगे तो वो एक जैसे ही दिखेगा, ठीक है। तो इनका अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले बेटा सबका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पता करो। ए का प्राइमरी वैलेंसी तीनों के तीनों क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों के तीनों क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वही और सेकेंडरी वैलेंसी 6 अमोनिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। रेडी, चलो इसकी बात करें। इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसमें से 2 बाहर है, एक अंदर है, मैंने बोला था ना कल लास्ट लेक्चर में बोला था। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन है बेटा, 5 तो अमोनिया सेटिस्फाई कर रहे हैं और 1 क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है अभी भी 3 क्लोरीन ही, 2 अंदर है, 1 बाहर है। और इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कैसे बेटा, 6 तो ये सॉरी 4 तो अमोनिया, 4 तो अमोनिया और 2 क्लोराइड आयंस है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो तीनों क्लोराइड ही सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 3 अमोनिया और 3 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट याद रखना। अभी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया जाता है वो देखो। सपोज मुझे फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर बनाना है, कोबाल्ट NH3 बेटा कितनी बार 6 टाइम्स, यहाँ पे Cl3 लिख दिया मैंने, NH3 6 टाइम्स Cl3, ठीक है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो यहाँ पे कोबाल्ट सेंटर में होगा, ठीक है ना। 6 अमोनिया बेटा हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, वो ज्योमेट्री डिसाइड करता है, याद है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अमोनिया इस तरीके से होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 इस तरीके से। ये देखो ये 4 हो गया, ये 4 प्लेन में, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक है तो वो वाला यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा मैं, ये 5th वाला है, और एक नीचे भी है, ठीक है ना, तो नीचे वाला भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसको इस तरीके से। अभी यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया। क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, बराबर। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप सेकेंडरी वैलेंसी तो ड्रॉ कर लिया आपने, 6 के 6 अमोनिया है, ठीक है ना। प्राइमरी वैलेंसी कौन डिसाइड कर रहा है, 3 क्लोरीन है, और सेकेंडरी वैलेंसी कौन डिसाइड कर रहा है, 6 अमोनिया है, बराबर है। तो 3 क्लोरीन जो है बेटा वो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो आयनाइजेबल है। तो आपकी जैसी मर्जी बेटा, जैसी इच्छा, जैसी श्रद्धा, वैसे बेटा आप ड्रॉ कर सकते हो 3 क्लोरीन, बट उसको डॉटेड लाइन से शो करना है। कौन से लाइन से, डॉटेड, जैसे आपको ड्रॉ करना है, थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए, सब एकदम बाजू बाजू में मत ड्रॉ करना। 2 क्लोरीन हो गया, तीसरा क्लोरीन जहां आपकी मर्जी वैसे ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ठीक है। डॉटेड लाइन से शो करना है। तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को एग्जाम में दे दिया जाए एज इट इज, तो आप क्या बोलोगे, ये जो नॉर्मल लाइंस है वो कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी और अमोनिया डिसाइड कर रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन ऑरेंज कलर से मैंने शो किया वो कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है, और वो कौन डिसाइड कर रहा है, क्लोराइड आयन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे स्ट्रक्चर भी बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका फोटो लो, फिर मैं आपको बाकी के स्ट्रक्चर भी बना के बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो द सेकेंड स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 क्लोरीन है, जिसमें से 2 बाहर है और 1 अंदर है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 5 तो अमोनिया और 1 क्लोरीन रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स क्लोरीन फिर कैसे है, दोनों जगह आ रहा है, तो इसको थोड़ा हम लोग को अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे कोबाल्ट है सेंटर में, यहाँ पे 5 बार अमाइन है, NH3, यहाँ पे भी NH3, टोटल कितनी जगह पे
5 जगह पे, कोई भी 5 जगह आपकी मर्जी वाले सिलेक्ट कर लो। टोटल 6 स्पेस होते हैं ना, तो आपकी डिपेंड करता है, बिकॉज सब सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे भी 5वां अमाइन डाल दिया। करेक्ट। यहाँ पे मैंने समझो क्लोरीन डाल दिया, तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। बराबर है। अभी हमारे पास में कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है बच्चों? 3 है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? सॉरी 3 है। 3 क्लोरीन है, टोटल भी क्लोरीन 3 ही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पे Cl-, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर लूंगा Cl-। अभी ये वाला जो थर्ड वाला क्लोरीन है, ठीक है ना, ये कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? ये सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये देखो ये वाला Cl, वो सेकेंडरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, एट द सेम टाइम वो प्राइमरी वैलेंसी भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। एक मिनट। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी ना, ये वाला जो क्लोरीन है वो सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने नो डाउट नॉर्मल लाइन तो ड्रॉ किया, उसके साथ साथ एक डैश वाला लाइन भी ड्रॉ करना है, एक डैश वाला लाइन भी इसके साथ में ड्रॉ करना है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाला क्लोरीन जो है वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाला स्ट्रक्चर CO NH3 4 टाइम्स Cl2 Cl, यही है राइट? यस बच्चों। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितना? 3 क्लोरीन, जिसमें 2 अंदर है और 1 बाहर है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना? 4 तो अमोनिया और 2 क्लोराइड, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी आप बताओ यहाँ पे बीच में कौन आएगा? कोबाल्ट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे NH3 4 जगह पे जिधर मन आए डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चारों जगह पे NH3 डाल दिया हमने, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद में 2 क्लोरीन है जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर नीचे यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया। ओके चलो, अभी ये वाला जो क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी वाला पार्ट भी है, तो 1 क्लोरीन आपने यहाँ पे डाल दिया समझो, जबकि ये जो 2 क्लोरीन है वो प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहे हो सेकेंडरी भी, तो यहाँ पे दोनों जगह पे डैश आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 4, अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो वहां पे क्या है बच्चों? CO NH3 3 टाइम्स Cl3, इसी टाइप से। तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो तीनों क्लोराइड आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि तीनों के तीनों क्लोराइड आयन किधर है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 3 अमोनिया एंड 3 क्लोराइड आयंस, ठीक है ना। तो इसका अगर हमको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दे तो कैसे बनाएंगे? कोबाल्ट सेंटर में 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अभी इतना तो कंफर्म है कि तीनों अमोनिया जिधर डालना है डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तीनों अमोनिया समझो मैंने डाल दिया ऐसे, और तीनों क्लोरीन मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, बराबर। बट ये तीनों क्लोरीन प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी भी डिफाइन कर रहे हैं, तो इन सब जगह पे इस तरीके से आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द वे जो वर्नर ने कंसेप्ट दिया था, वो वाला कंसेप्ट यही है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। PtCl4 कंपाउंड मोल्स ऑफ AgCl, ठीक है ना। तो पहला जो कंपाउंड है ABCDE, टोटल 5 है, ABCD एंड E। सब में PtCl4 कंफर्म है। PtCl4 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्नर ने 2 कंपाउंड्स के ऊपर डिस्कशन भी किया था, उसके अलावा भी बहुत सारे किए थे, बट ये 2 तो याद ही रखना है। 6NH3 5NH3 4NH3 3NH3 एंड 2NH3, करेक्ट। जब हम लोग ने इसका ट्रीटमेंट किया एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, सबका सेम एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट किया, ठीक है। तो ये आपको दे रहा है 4 मोल्स ऑफ AgCl, 3 मोल्स, 2 मोल्स, 1 मोल एंड नो मोल्स, ठीक है ना।
predict the structures of all, predict the structures of all and also calculate the value of I. ठीक है, predict the structures and also calculate the value of I. ठीक है ना, एकदम सिंपल है। अगर ये 4 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है और प्लैटिनम का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4, तो इसका मतलब कंफर्म कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा Pt और 4 क्लोराइड आपको AgCl दे रहा है तो Cl4 हो जाएगा और अमोनिया कितने हैं 6, तो 6 के 6 अमोनिया अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी रखना है क्योंकि प्लैटिनम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 6 है। तो बताओ इसका I का वैल्यू कितना होगा, I का वैल्यू हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि जितना नंबर ऑफ आयंस आएगा वही उसका I हो जाएगा। सेकेंड वाले की बात करें तो यहाँ पे Pt NH3 टोटल 6 करना है ना, 5 तो है ही है, ठीक है, और 1 क्लोरीन 3 क्लोरीन बाहर होंगे, क्यों, क्योंकि 3 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है तो इसका I का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अगर कोई प्राइमरी वैलेंसी पूछ ले तो 4 होगा, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगा, ठीक है। सी वाले की बात करें, मैं ये साइड हो जाता हूँ, 2 मोल्स दे रहा है AgCl का तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl2 होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा Pt, यहाँ पे NH3 4 टाइम्स और यहाँ पे Cl कितना आएगा 2 Cl अंदर आएगा, ठीक है। इसका I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं डी वाले की, डी वाले में Pt NH3 3 टाइम्स तो होगा ही होगा, ठीक है ना, और Cl2 हो जाएगा, Cl कितनी बार 3 टाइम्स, क्यों, क्योंकि टोटल 6 रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल Cl कितने थे 4, तो एक Cl बाहर तो पक्का एक ही AgCl आएगा, देख लो। इसका I का वैल्यू 2 हो जाएगा, डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वैल्यू ऑफ I, ठीक है। और इसमें तो डेफिनेटली Pt अमोनिया 2 ही है तो 2 अमोनिया और यहाँ पे Cl कितना है बेटा 4 है, तो इसका I का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 0 मत लिखना, I का वैल्यू 1। सब में एक होमवर्क देता हूँ आपको, ठीक है ना, सब में एक होमवर्क क्या है सर, सब में होमवर्क है बेटा स्ट्रक्चर सबके ड्रॉ करने हैं, सबके स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है ना, सब में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, प्राइमरी वैलेंसी लिखनी है एंड सेकेंडरी वैलेंसी सबकी लिखनी है बेटा, ये वाला काम आपको करना है। वापस से बोल देता हूँ, स्ट्रक्चर है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी वाला पार्ट जो है वो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। अभी इसकी जगह पे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो एंट्रेंस में है, हार्डली 2 से 3 मिनट और लगेगा, देन वी विल स्टॉप। तो एक बार इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जरा सॉल्व करिए आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग ट्राई करिए ये वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड yield, which of the following compound yield a precipitate of AgCl with excess of AgNO3 solution, excess of AgNO3 solution। Option A vinyl chloride, ऑप्शन बी अलाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी कार्नालाइट, ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन ई क्लोरोबेंजीन में मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे CH2Cl, ठीक है ना। इसके बाद में PtCl4 डॉट 3NH3 G COCl3 डॉट 3NH3 H impure chloroform, very very important, impure chloroform, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला, जो आपको Cl माइनस दे सकता है, सुना मैंने क्या बोला, जो आपको Cl माइनस दे सकता है वो आपको AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, जो आपको Cl माइनस नहीं दे सकता वो AgCl का प्रेसिपिटेट भी नहीं देगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें विनाइल क्लोराइड की, तो इसको बेटा विनाइल ग्रुप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं विनाइल।
अगर यहाँ पे क्लोराइड लगा दिया तो विनाइल क्लोराइड, साइनाइड लगा दिया तो विनाइल साइनाइड, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो है वो Cl माइनस कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर ये Cl माइनस दे देता है सो दिस विल बी हाईली अनस्टेबल और ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा बेटा। तो दिस विल गिव नो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। हाँ, इसकी जगह पे अगर अलाइल होता तो खुशी खुशी ये रिएक्शन हो जाती बेटा। कैसे सर? ये देखो, अलाइल मतलब ये, अलाइल मतलब ये, और इसके साथ ये अलाइल ग्रुप हो गया, इसके साथ में क्लोराइड हो गया तो अलाइल क्लोराइड। ये वाला जो है इजीली प्रेसिपिटेट करके देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो Cl माइनस जाने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इसको अलाइल कार्बोकेटाइन बताते हैं और ये हम लोग GOC में पढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है बच्चों? स्टेबल होता है। सो इट गिव्स AgCl प्रेसिपिटेट। ये आपको AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला कौन है बेटा? कार्नालाइट है, ABC, ठीक है ना। व्हाट इज कार्नालाइट? मैंने पढ़ाया था KCl.MgCl2.6H2O। तो ये तो बेटा डेफिनेटली Cl माइनस देगा। कार्नालाइट तो मैंने बोला था ना, हर आयन का टेस्ट पॉजिटिव देता है। सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ Cl माइनस आयन, ठीक है ना। मतलब AgCl का प्रेसिपिटेट देगा कि नहीं देगा? देगा। फिर उसके बाद में अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। ये वाला क्लोरीन कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ये आपने HDA में पढ़ा होगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसकी वजह से ये क्लोरीन जाएगा नहीं बेटा, ठीक है ना। अल्कोहल फिनॉल में बेटा क्लोरोबेंजीन का जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, फिनॉल बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एरो पे टेम्परेचर प्रेशर हाई लिखना पड़ता है, बिकॉज ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटा, इस वजह से, ठीक है। फिफ्थ वाले में अगर हम लोग बात करें ये वाला, तो ये वाला क्लोरीन तो नहीं देगा, बट ये वाला क्लोरीन देगा। क्यों देगा? ये वाला क्लोरीन देगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन जाने के बाद इधर प्लस आएगा, ठीक है, तो इसको बेंजाइल कार्बोकेटाइन बोलेंगे और यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा रिंग के साथ में। तो इट गिव्स, ये वाला क्या लिखूंगा? नो प्रेसिपिटेट। दिस गिव्स क्या बेटा? प्रेसिपिटेट। ये आपको प्रेसिपिटेट देगा, ऊपर वाला आपको प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो ये हो गया PtCl4.3NH3। तो आप सबको पता है कि प्लैटिनम यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6। तो अगर मैं 3 अमोनिया अंदर भी डाल देता हूँ, कितना? 3 अमोनिया अंदर भी डाल देता हूँ, तो 2 क्लोरीन अंदर, 3 क्लोरीन अंदर हो जाएंगे और 1 क्लोरीन क्या हो जाएगा? बाहर। तो 1 क्लोरीन अगर बाहर है तो वो प्रेसिपिटेट देगा ही देगा बेटा, कंफर्म है। तो आप बताओ ऐसे वाले स्ट्रक्चर में बेटा इट गिव्स और नॉट? यस, इट गिव्स प्रेसिपिटेट। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे महान बच्चे होते हैं बेटा, उनको महान बच्चे बोलते हैं। ऐसे महान बच्चे होते हैं जो बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। ऐसे महान बच्चों को मेरा प्रणाम है बेटा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप क्या लिखोगे? .2NH3। NH3 बेटा क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थोड़ी है जो .2NH3 लिख दोगे। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वाटर तो क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस में अटैच हो जाता है, राइट। अमोनिया तो बेटा गैस है, वो कैसे अटैच होगा? तो ये वाला स्ट्रक्चर गलती से भी मत ट्राई करना, ये वाला क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। क्यों? अगर वाटर होता तो चलो समझ में आता था कि वाटर .2H2 के फॉर्म में है, और जनरली ऐसे कंपाउंड ऐसे होते भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर COCl3.3NH3 की बात करो तो कोबाल्ट इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो यहाँ पे NH3 3 टाइम्स और क्लोरीन भी 3 टाइम्स। तो इसमें बेटा क्या लिखूंगा? इट गिव्स नो प्रेसिपिटेट। ये आपको प्रेसिपिटेट नहीं देगा, ठीक है ना, एकदम सिंपल था। और लास्ट वाला मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इम्प्योर की बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर एक पॉइजनस गैस होता है जिसको अपन बोलते हैं फॉजिन गैस। तो Cl, C डबल बॉन्ड Cl, और इट गिव्स प्रेसिपिटेट विथ, ये बेटा प्रेसिपिटेट देता है किसके साथ? AgNO3 के साथ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर एंड ऑफ वर्नर्स थ्योरी। जनरली मैंने देखा है वर्नर्स थ्योरी सिर्फ हाफ एन आवर में सिखा दिया जाता है, बट मैंने 1.5 घंटे से भी ऊपर लेक्चर लिया है। आज का लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 10 मिनट्स का है, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको लेक्चर समझाया था उसमें से लगभग 15 to 20 मिनट्स हमने MCQ डिस्कशन किया था।
फिर हम लोग ने वर्नर थ्योरी का इंट्रोडक्शन लिया था, तो 1.5 घंटे में हम लोग ने पूरा वर्नर थ्योरी पढ़ लिया है। अलग अलग टाइप के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देख लिए हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 के एंड में जो आपको वर्कशीट दिया है उसके ऊपर लिखा है 11 एंड 12। क्या लिखा है बच्चों? 11 एंड 12। तो प्लीज आप उसको एकदम सीरियसली सॉल्व करना। वीडियो लेक्चर्स को एक बार वापस से देख लेना, फिर आप उसको सॉल्व करना। तो लेक्चर नंबर 13 के स्टार्टिंग में 13, इसके बाद जो लेक्चर बनाऊंगा मैं, उसमें मैं 11 एंड 12 का वर्कशीट डिस्कस करूंगा। और फिर हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए मैंने लगभग 110-20 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। उसमें से मैं पूरा तो क्लास में डिस्कस करूंगा तो 1-1.5 लेक्चर वही लग जाएगा। तो मैंने उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, क्लास वर्क एंड होमवर्क। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्लास वर्क में तो, और होमवर्क वाला पार्ट में डिस्कस नहीं करूंगा, उसका आंसर की आपको दे दूंगा, ठीक है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।